तप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहला दे मित्र वही है। रूखे मन को सड़ा बोड़ कर जो नहला दे मित्र वही है। प्रिय वियोग संतप्त चित्त को जो बहला दे मित्र वही है। अश्रु बूंद की एक झलक से जो दहला दे मित्र वही है। नमस्कार। सम्माननीय विद्वत मंच तथा सभागार में उपस्थित संपूर्ण विद्वत जनों को प्रणाम करना चाहती हूँ। आज हम सबके साथ वरिष्ठ साहित्यकार, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी को याद करेंगे, क्योंकि इसी महीने उनका जन्म हुआ था। तो आइए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें नमन करें और उनकी याद करें। मैथिली शरण गुप्त अपने युग के प्रतिनिधि कवि हैं। उनके काव्य की व्यापक परिधि में उस युग का समस्त जीवन दर्शन, समस्त विचार प्रवाह सिमटा हुआ है। उनकी कृतियों में युग चेतना का व्यापक सन्निवेश है। उनकी वाणी, उनका परिधान पहनकर भारत की सांस्कृतिक साधना साहित्य की भूमि पर दृढ़ता से प्रतिष्ठित हुई है। उन्होंने राष्ट्रीय जागरण के सबसे प्रबल और सबसे समर्थ स्वर युग मानस में झंकृत किए। टीरगांव जिला झांसी में 3 अगस्त 1886 को गुप्त जी का जन्म हुआ। उनके पिताजी सेठ रामचरण चीरगांव के धनी मानी वैश्य थे और वे व्यापार के साथ साथ सीताराम की भक्ति में लीन रहते थे। यही कवित्व प्रतिभा और राम भक्ति गुप्त जी को पैतृक देन में मिली है। बाल्यकाल से ही पिताजी की देखा देखी गुप्त जी भी छंद रचना करते थे। पिता ने उनको एक छंद को पढ़कर आशीर्वचन कहे थे, तू आगे चलकर हमसे 1000 गुनी अच्छी कविता करेगा। पिता का यह आशीर्वाद अक्षरशः सत्य हुआ। मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से गुप्त जी ने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और अपनी कविता के द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने में अथक प्रयास किया। साहित्य साधना के साथ साथ गुप्त जी ने राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया। उन्हें जेल यात्रा भी करनी पड़ी। गुप्त जी आचार, व्यवहार, वेशभूषा इत्यादि से वे पूर्ण स्वदेशी थे। भारतीय आर्य संस्कृति के सबसे अधिक प्रकाश पुंज राम के वे परम भक्त थे। वे बड़े सरल, उदार और निश्चल मधुरभाषी थे। उनमें कहीं रहस्य नहीं, कहीं कोई गहराई नहीं। उनका यही सरल और निश्चल व्यक्तित्व उनके साहित्य में मुखरित हुआ है। गुप्त जी का साहित्य बड़ा विशद है। हिंदी साहित्य के भंडार को अपनी रचनाओं की अतुल भाव संपदा से वैभव संपन्न बनाने में उनका योगदान आधुनिक कवियों में सर्वोपरि है। उन्होंने साधारण गद्यमय पद्य से लेकर उत्कृष्ट कलात्मक अनेक प्रबंध कृतियां, गीत, मुक्तक, तुकांत, अतुकांत, मौलिक, अनुदित सभी क्षेत्रों में लिखा है। विषय और शैली सभी रूपों में उसकी सीमांत रेखा बड़ी व्यापक है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं रंग में भंग, विष्णुप्रिया, जयद्रथ वध, भारत भारती, शकुंतला, चंद्रहास, स्वदेश संगीत, नहुष, शैलेंद्री, द्वापर, साकेत, यशोधरा, गुरुकुल, पुराण गीत, पंचवटी, बक संहार, हिंदू, वन वैभव, मंगल घट इत्यादि है। रचनाओं के प्रतिपाद्य विषय से स्पष्ट है कि गुप्त जी मूलतः भारतीय संस्कृति के कवि हैं। पौराणिक काल से लेकर आज तक बौद्ध, राजपूत, मुस्लिम, सिख आदि अपने जातीय रूपों के उपकुलों को स्पर्श करती हुई गंगा के पवित्र जल की तरह यह जो हमारी सांस्कृतिक धारा प्रवाहित हुई है, गुप्त जी ने उसी से अपने काव्य क्षेत्र का अभिसिंचन किया है। रामायण, महाभारत, कृष्ण कथा, पुराण, इतिहास जो भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है, कवि ने अपने युग के अनुसार उसे आधुनिकता प्रदान की है। साकेत जो कवि का महाकाव्य है, राम कथा की भावभूमि पर इसका निर्माण हुआ है। प्राचीनता के पोषक होते हुए भी गुप्त जी ने सामाजिक जीवन की आधुनिक समस्याओं की भी बड़ी सुव्यवस्थित विचारधारा प्रस्तुत की है। अछूतोद्धार, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, ग्राम सुधार योजना, जाति बहिष्कार, नए युग के अनुरूप समाज संस्कार आदि विविध भाव भंगिमाओं को लेकर उन्होंने बहुत कुछ कहा है। विधवा विवाह का कितना स्पष्ट समर्थन उन्होंने किया है। तुम बूढ़े भी
बनी रहे वे किंतु विरक्त, वे जो नीरी बालिका मात्र, अस्पर्शित है जिनका गान, आप बनो विषयों के दास, वे अभागिन रहे उदास। इस प्रकार गुप्त जी अपने काव्य में प्राचीन होते हुए भी नवीन है, नवीन होते हुए भी प्राचीन है। गुप्त जी हमारे राष्ट्रीय कवि हैं। उनके काव्य ने देश के लाखों युवकों को देश प्रेम और बलिदान की स्फूर्ति दी है। राष्ट्र के मानस को उसके पुरातन अतीत का गौरव गान सुनाकर सजग और सक्षम बनाया। उसके सामने प्राचीन भारतीय वीरों के आत्मत्याग, आत्मगौरव और शौर्य के आदर्श प्रस्तुत किए। गुप्त जी की भारत भारती तो राष्ट्र के भक्ति आंदोलन की गीता है। गुप्त जी के कवि ने जिस युग में जन्म लिया था वह हिंदी काव्य के विकास और साहित्य के नए प्रयोगों का युग था। स्थूल विषयों की तीव्रतात्मक कथन ही उस युग का काव्य था। उसमें न तो व्यंजना का चमत्कार था, न भाषा का सौंदर्य और न कल्पना का नवोन्मेष शालिनी जादू। द्विवेदी युग से प्रभावित होकर गुप्त जी ने प्रबंध काव्य का प्रणयन किया, परंतु छायावादी चेतना ने उन्हें वैयक्तिक अनुभूति पूर्वक गीत लिखने की प्रेरणा दी। वास्तव में गुप्त जी अपने युग की समस्त साहित्यिक मान्यताओं, चेतनाओं को समेट कर चले, इसीलिए कला की दृष्टि से उनके काव्य की अनेक कोटियां हैं, अनेक स्तर हैं। साकेत गुप्त जी की ही नहीं, आधुनिक काव्य साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण प्रबंध कृति है। उसका प्रकाशन खड़ी बोली की ऐतिहासिक घटना है। इस महाकाव्य ने भारतीय जीवन और संस्कृति को तुलसी के बाद समग्र रूप में ग्रहण किया। वाल्मीकि और तुलसी की पावन राम कथा की काव्य भव्य भूमि पर साकेत के काव्य प्रसाद का निर्माण हुआ। गुप्त जी ने कथाक्रम में आधुनिक युग के आदर्शों और बौद्धिक प्रभावों की अनुकूलता अनुसार अनेक मौलिक परिवर्तन करके उसे बड़ा अभिनव रूप दिया। फलतः साकेत के कथानक में मौलिक कथा का सा आनंद आता है। साकेत का प्रथम सर्ग लक्ष्मण और उर्मिला के संयोग वर्णन से आरंभ होता है और उसके बाद 8 सर्गों तक राम के राज्याभिषेक प्रसंग से लेकर चित्रकूट में राम भरत मिलन के कथा सूत्रों को बड़ी बारीकी से जोड़ा गया है। नवम और दसम सर्ग उर्मिला के विरह अश्रुओं में डूबे। साकेत का मुख्य उद्देश्य ही निर्मला के निस्वार्थ त्याग, आत्म साधना को आंसुओं में भिगोकर अपनी वाणी प्रदान करना है। सीता को तो सबने उजागर किया, परंतु उर्मिला का उपेक्षित विरही जीवन सिर्फ गुप्त जी ही देख पाए। साकेत की उर्मिला ने ही कपिल वस्तु के राजभवन की ओर संकेत करके गुप्त जी को यशोधरा के सृजन की प्रेरणा दी। यह काव्य यशोधरा के जीवन और उनके दृष्टिकोण पर आधारित है। जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध गृह त्याग कर संन्यास मार्ग पर जाते हैं, तब यशोधरा के भीतर जो करुणा, वेदना, त्याग और कर्तव्य बोध का भाव है, उसका मार्मिक चित्रण गुप्त जी ने किया है। यशोधरा को केवल त्यागिनी स्त्री के रूप में नहीं, बल्कि एक सशक्त, धैर्यवान और आदर्श नारी के रूप में दिखाया गया है। यशोधरा के मन की पीड़ा और अंतर्द्वंद को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यशोधरा को मैथिली शरण गुप्त की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में गिना जाता है। यह एक खंड काव्य है। यह कथा सूत्र प्रबंध काव्य की शैली में ही नहीं, गीतों में भी बिखरा हुआ है और इन कलात्मक गीतों की सृष्टि द्वारा कवि ने राहुल जननी के आंसू बटोरने का प्रयत्न किया है। यशोधरा की उस मानसिक व्यथा को कवि ने स्वर दिया है जो सिद्धार्थ के चोरी से महाभिनिष्क्रमण करने पर उसके हृदय को मथे डाल दिया। यशोधरा पर अविश्वास कर सिद्धार्थ ने आर्य नारी के तप और त्याग को जो चुनौती दी, राहुल जननी को उसी का पश्चाताप है। राहुल जननी की इसी मर्म कथा से कवि का यह काव्य विदा हुआ। सिद्धि है तू स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यह बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर तो जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। सिद्धार्थ अपने जीवन के सत्य की खोज में संसार के सुखों को त्याग कर जन कल्याण हेतु बन चले गए। सच में यह बहुत ही गौरव और अभिमान का विषय है, परंतु अपनी पत्नी और पुत्र को निद्रा अवस्था में छोड़कर चले जाना यशोधरा के लिए बहुत पीड़ादायक है। बिना बताए उनका प्रस्थान यशोधरा के जीवन में सबसे बड़ा आघात बनता है। इस कृति ने हिंदी साहित्य में स्त्री दृष्टिकोण को एक नई ऊंचाई दी है।
इसमें बुद्ध के जीवन से अलग हटकर उनकी पत्नी यशोधरा की मानसिक शक्ति और सहनशीलता का गुणगान किया गया है। सरल शब्दों में कहें तो यशोधरा एक ऐसी काव्य कृति है जो नारी के त्याग, धैर्य, पीड़ा और आदर्श का जीवंत चित्रण करती है। यशोधरा केवल रोती बिलखती स्त्री नहीं है, बल्कि वह अपने स्वाभिमान और कर्तव्य को भी महत्व देती है। वह यह सोचती है कि यदि पति त्यागी हो गए हैं तो पत्नी के रूप में उन्हें भी धैर्य और त्याग का परिचय देना चाहिए। कवि ने यशोधरा के माध्यम से यह दिखाया है कि भारतीय नारी केवल आश्रित नहीं है, बल्कि वह त्यागमयी, धैर्यशील और आदर्शवादी भी है। यशोधरा पति के निर्णय का विरोध न करके उसे समझने की क्षमता रखती है। यह काव्य केवल यशोधरा के दुख का चित्रण नहीं है, बल्कि स्त्री के धैर्य और त्याग का महिमा मंडन है। इसमें यह संदेश है कि नारी जीवन की वास्तविक शक्ति है, जो कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखती है। बुद्ध उपलब्धि के बाद कपिलवस्तु लौटते हैं। यशोधरा सीधे मिलने नहीं जाती, परंतु राहुल को भेजती है। बुद्ध जब स्वयं यशोधरा के पास आते हैं तो उनका धैर्य, त्याग और स्वाभिमान मंत्रमुग्ध कर देता है। अंततः यशोधरा भी भिक्षुणी बन जाती है और आढ़त का सम्मान प्राप्त करती है। उनका जीवन त्याग, धैर्य व आध्यात्मिकता का प्रतीक बन जाता है। इसी के साथ उनका चरित्र इस रचना में पूर्णता प्राप्त करता है। मैथिली शरण गुप्त के काव्य में नारी चित्रण में भारतीय परंपरा के साथ साथ आधुनिक चेतना का भी समावेश है। उन्होंने नारी को त्याग, प्रेम और समर्पण की मूर्ति के रूप में तो दिखाया ही है, साथ ही उसे स्वाभिमानी, राष्ट्रीय चेतना से युक्त, शिक्षित और अपने अधिकारों के प्रति सचेत भी दर्शाया है। उन्होंने साकेत की उर्मिला, यशोधरा की यशोधरा और विष्णुप्रिया की विष्णुप्रिया जैसे उपेक्षित पात्रों को अपनी लेखनी से अमर बना दिया। उन्हें समाज के समक्ष एक आदर्श नारी के रूप में प्रस्तुत किया। समग्र में गुप्त जी ने अपने काव्य में नारी के ऐसे परिष्कृत और समग्र चित्र को प्रस्तुत किया है जिसमें भारतीय परंपरा के सौंदर्य के साथ साथ नवीन चेतना के आधुनिक गुण भी दिखाई देते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। धन्यवाद।